दूसरा खंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये व्याकरण से संबंधित है और 16 से लेके 20 जो प्रश्न पूछे गए हैं वो MCQ बेस्ड है। तो यहाँ पर आपने सही का निशान लगाना है। ये देखो निर्देश आपको दिए गए हैं, जो उत्तर सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, रस से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो तत्सम रूप यानी कि जो संस्कृत भाषा का शब्द है। तो सांवला जो होता है, संस्कृत में सांवले को क्या कहते हैं? श्याम कहते हैं, यानी कि श्याम तत्सम है और इसका तद्भव रूप क्या है? सांवला। सींग क्या होता है? संस्कृत में श्रृंग। श्रृंग हमारा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सींग के लिए, तो ये तत्सम है। और सावन जो होता है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? श्रावण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों शब्द आपके क्या हैं? ये तीनों शब्द तद्भव हैं और इनके तत्सम रूप यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। और शिक्षा जो है ये संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम है। तो सही उत्तर आपका कौन सा होगा? शिक्षा। तो ध्यान से आपने पढ़ना है और इस तरीके से आप इसको क्या लगा देंगे? सही का निशान। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सही का निशान मान लीजिए, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, कई बार बच्चे सही का निशान बहुत ही कंफ्यूजिंग लगाते हैं, बीच में लगा देते हैं, समझ ही नहीं आता किसके ऊपर लगाया हुआ है। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करके आपको लगाने की ज़रूरत है। निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो ऊपर आपने तत्सम बताना था, यहाँ पर तद्भव बताना है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े से बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो क्षत्रिय जो होता है वो संस्कृत का है, यानी कि तत्सम है। गौ में क्या होता है? गौ में भी संस्कृत का है और हिंदी में तद्भव में क्या कहते हैं? इसे गोबर कहते हैं। और यहाँ पर आपने क्या करना है? तद्भव का चयन करना है। अमीय क्या होता है? ये आपका तद्भव है। अमीय शब्द जो होता है तद्भव होता है। इसका तत्सम क्या होता है? अमृत होता है। संस्कृत में क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं। और अमीय यहाँ पर तद्भव रूप है, तो यही आपका सही उत्तर है। हृदय क्या होता है? हृदय भी संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। तो सबसे सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? तद्भव शब्द का चयन करना था। तो अमीय क्या है? तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? अमृत होता है। ऐसे ही क्षत्रिय जो है वो तत्सम है, गौ में भी तत्सम है और हृदय भी क्या है? तत्सम। किसी शब्द के पूर्व जुड़कर विशेष अर्थ प्रदान करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पूर्व जुड़कर विशेष अर्थ प्रदान करने वाले जो शब्दांश होते हैं, यहाँ पर शब्द लिखा गया है, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। तो टाइपिंग एरर आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? आगे यानी कि पूर्व, पूर्व यानी कि आगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्व का मतलब क्या होता है। पूर्व का मतलब पहले, पहले यानी कि आगे, और पश्चात यानी कि पीछे। तो बाद में क्या लगते हैं? बाद में प्रत्यय जुड़ते हैं और पूर्व यानी कि आगे यानी कि पहले उपसर्ग जुड़ते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प सही है। संचारी भावों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जब आप रस पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे संचारी भाव क्या होते हैं। व्यभिचारी भाव भी होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ऐसे विभाव होते हैं, विभाव 2 प्रकार के होते हैं। अनुभाव जो होते हैं, अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं और स्थायी भाव जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सीधा सवाल पूछ लिया गया है, संचारी भाव क्या होते हैं? जो कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, बीच बीच में आते हैं, चले जाते हैं। तो ये हमारे कुल कितने होते हैं? 33। और इनका दूसरा नाम क्या होता है? व्यभिचारी। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको पढ़ना है और पहचान करनी है कौन सा रस है। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कोवे, चुगला चुगला कर खाते। शव क्या होता है? मृत शरीर। मृत शरीर है, उसको कौवे क्या कर रहे हैं? नोच नोच कर खा रहे हैं। तो इस तरह का जो दृश्य होता है, इसको पढ़ने के बाद हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, घृणा के भाव आते हैं। तो घृणा के भाव जहाँ पर होते हैं वहाँ पर कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। तो जब भी आप रस पढ़ते हैं तो रस किसे कहते हैं, रस के कितने भेद होते हैं, और साथ में हर एक भेद से संबंधित एक एक उदाहरण आपको याद करना है, क्योंकि पेपर में जब परिभाषा पूछी जाती है तो उदाहरण आपको याद होगा तभी आप लिख पाएंगे। बाकी जो उदाहरण दिए जाते हैं जिसमें पहचान करने के लिए कहा जाता है, तो पहचान करने के लिए आपको थोड़ा अर्थ समझने की ज़रूरत है, उसके भाव को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह का भाव यहाँ पर स्थायी भाव कौन सा है। तो यहाँ पर घृणा के भाव हैं और घृणा के भाव हैं, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कौन सा रस है? विभत्स रस। बाकी के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपने लिखने हैं 40 से 50 शब्दों का प्रयोग करके। करुण रस को स्पष्ट करते हुए उदाहरण लिखिए। तो करुण रस क्या होता है? जहाँ पर दुख के भाव होते हैं, शोक के भाव होते हैं। काव्य को पढ़कर या सुनकर श्रोता या पाठक के मन में जब दुख या शोक के भाव उत्पन्न होते हैं तो उसे करुण रस कहते हैं। और एक उदाहरण आपको याद करना है। तो मुझे एक उदाहरण याद आ गया, आपको भी याद होगा, अलंकार में भी आपने किया होगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी। फूल सी कोमल बच्ची, तो यहाँ पर उपमा अलंकार था, लेकिन इसका प्रयोग हम करुण रस के उदाहरण के रूप में भी कर सकते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी थी। तो आप इसे पूरा लिख लीजिएगा। तो ऐसे ही जब आप परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा के साथ उदाहरण पूछ लिया गया है तब भी लिखना है और नहीं पूछा गया है तब भी लिखना है।
आई प्रत्यय लगाकर कोई 4 शब्द लिखिए। तो आई प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं? पीछे लगते हैं। तो पीछे लगते हैं तो आपने 4 शब्दों का निर्माण करना है। तो पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई हो गई है आपकी, पढ़ जमा आई। लिखाई हो गई है, आसान है, लिखाई। चढ़ाई हो गई है, चढ़ना क्रिया से बना है, चढ़ाई हो गई है। और लड़ना क्रिया से बना है, लड़ाई। तो आसान है। आपने क्या करने हैं? 4 शब्दों का निर्माण करना है। तो इस तरीके से आपने पेपर में लिखना है। विभाव को स्पष्ट करते हुए उसके भेद पर प्रकाश डालिए। तो विभाव जो होता है वो क्या होता है? स्थायी भाव का कारण होता है। रस में जब हमारे मन के अंदर स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो स्थायी भाव को उत्पन्न करने का कारण क्या होता है? विभाव होता है। तो स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण को, हेतु को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। और उसके भेद जो होते हैं, 2 भेद होते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है उसको आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन, आलंबन यानी कि जिसका सहारा लेकर हमारे मन में स्थायी भाव पुष्ट होते हैं। और दूसरा जो होता है वो उद्दीपन होता है। उद्दीपन होता है और अधिक प्रज्वलित करना, उद्दीपन। तो ये 2 भेद होते हैं और इनके बारे में आप विस्तार से लिख सकते हैं। आलंबन विभाव क्या होता है? जिस भाव का सहारा लेकर हमारे मन में स्थायी भाव जो होता है वो पुष्ट होता है। और उद्दीपन विभाव के कारण जो स्थायी भाव होता है वो और अधिक प्रज्वलित हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, आपने केवल तत्सम छांट कर अलग करने हैं। तो तत्सम जो शब्द है यानी कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कर्ण आपका हो गया, कर्ण से क्या बनता है? कान बनता है। कर्ण आपका संस्कृत का है यानी कि तत्सम है, और कान इसका क्या हो जाएगा? तद्भव। गांव जो है वो आपका तद्भव है क्योंकि ग्राम से गांव बना है। बात क्या होता है? बात वार्ता से बना है। दंत, दंत आपका संस्कृत का है यानी कि तत्सम है। दंत और इसका क्या होता है? तद्भव, दांत होता है। नव जो होता है वो संस्कृत में होता है और नो आपका तद्भव है यानी कि हिंदी में होता है। मस्तक जो होता है वो माथा होता है यानी कि ये भी संस्कृत का है। श्वेत जो होता है वो सफ़ेद होता है यानी कि ये भी संस्कृत का है। और अंधेरा जो है वो भी क्या है? तद्भव है। तो यहाँ पर गांव तद्भव है, बात तद्भव है, नो भी आपका तद्भव है और अंधेरा भी आपका तद्भव है। बाकी जो बच गए हैं दोबारा से मैं एक बार बता देती हूँ आपको ताकि स्पष्ट हो जाए। कर्ण जो है वो आपका तत्सम है। दंत जो है वो आपका तत्सम है। मस्तक तत्सम है। श्वेत तत्सम है यानी कि ये जो शब्द हैं, केवल ये 4 जो शब्द हैं ये आपके तत्सम है। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। तो ये परिभाषा पूछ ली गई है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक विशेष अर्थ वाले शब्द का निर्माण करते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो पीछे लगते हैं। और इनके उदाहरण आप लिख सकते हैं। ये अंतिम खंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, रचनात्मक लेखन से संबंधित है। तो यहाँ पर विज्ञापन आपको तैयार करना है। विज्ञापन लेखन आप 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। विज्ञापन लेखन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, 9वीं कक्षा में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। स्वदेशी अपनाओं से प्रभावित होकर आप चाहते हैं कि दीपोत्सव पर सभी लोग मिट्टी के दिए जलाएं। तो मिट्टी के दिए जलाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है और एक ऐसा पोस्टर आपने बनाना है, विज्ञापन तैयार करना है। टीवी में भी आपने देखा होगा जब दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, टीवी पर भी आप देखते हैं दिवाली के आसपास कुछ ऐसे विज्ञापन जारी किए जाते हैं, टीवी पर दिखाए जाते हैं, जिससे लोग मिट्टी के दिए खरीदने के लिए प्रेरित हो सके। तो ऐसा ही आपने एक विज्ञापन तैयार करना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प भी है, अगर ये नहीं करना चाहते तो अथवा करके दूसरा भी ऑप्शन है आपके पास। आप अपनी पुरानी साइकिल बेचना चाहते हैं, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार करना है ताकि अच्छे दामों पर आप इसे बेच सके। आप अपनी पुरानी साइकिल बेचना चाहते हैं तो इसके लिए विज्ञापन तैयार करना है। तो आप अपनी साइकिल का चित्र बना सकते हैं, आप अपनी साइकिल की विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं और साथ में आप बता सकते हैं कहाँ से कहाँ पर आकर इसे खरीदा जा सकता है, अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप अपनी साइकिल के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये पूरा का पूरा विज्ञापन तैयार करना है। और आगे आप संवाद लेखन देख सकते हैं। आगे आपने संवाद लेखन करना है। तो मध्यावधि परीक्षा इनकी मिड टर्म की परीक्षा के लिए हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में पूछने के लिए अपने मित्र रोहित से बातचीत करनी है। तो ये बिल्कुल आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड है, आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड टॉपिक है कि आपकी मिड टर्म की परीक्षाएं होने वाली हैं और आप अपने मित्र रोहित से जो सिलेबस है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या क्या आने वाला है। हो सकता है आप बीच में बीमार रहे हों या काफ़ी दिन स्कूल ना आए हों या कुछ और कारण रहा हो। तो ये कल्पना के आधार पर सोचकर एक सिचुएशन आपने मन में सोचनी है और बातचीत करनी है। 100 से 120 शब्दों में यहाँ पर आपने लिखना है। और यहाँ पर भी विकल्प है, दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया गया है, गृह कार्य में मदद करने के लिए माँ से निवेदन करते हुए, निवेदन करना इनकी रिक्वेस्ट करना, अपने और अपनी माँ के मध्य हुए संवाद को लिखिए।
आपका होमवर्क पूरा नहीं हुआ है और आप अपनी माँ से मदद लेना चाहते हैं, एकेडमिक ऑनेस्टी पॉलिसी भी आप पढ़ते हैं कि किस तरीके से जिससे भी आप मदद लेते हैं तो उसका रेफरेंस आप अपने होमवर्क के नीचे लिख सकते हैं। तो अपनी माँ से मदद मांगने के लिए कैसे वो मदद कर सकती है आपने कल्पना करनी है और कल्पना के आधार पर आपने 100 से 120 शब्दों में इस संवाद को लिखना है। तो ये आप खुद ही लिखेंगे, पैटर्न आपको पता ही है। आगे आप देख सकते हैं अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, ये निबंध लेखन है और दूसरे विकल्प में यात्रा वृत्तांत लेखन है। तो पॉलीथीन थैलियों पर अनिवार्य प्रतिबंध, प्रतिबंध होता है रोक लगाना, अनिवार्य यानी कि पूरी तरह से। इस विषय के ऊपर 150 से 200 शब्दों में आपने निबंध लिखना है। यहाँ पर कुछ संकेत बिंदु दिए जाते हैं जो आपकी मदद करेंगे, इनको हेडिंग के तौर पर आप लिख सकते हैं। पॉलीथीन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हेडिंग बनाकर इसको विस्तार से आप स्पष्ट कीजिए। पॉलीथीन थैलियों का प्रचलन या प्रसार कितना बढ़ गया, प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि किस तरीके से ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। सरकार और जन सामान्य का सहयोग किस तरीके से इस कार्य में लिया जा सकता है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा ये विस्तार से लिख सकते हैं। या फिर अपने ग्रीष्म अवकाश में यानी कि गर्मी की छुट्टियों में किसी पर्वतीय क्षेत्र का भ्रमण किया है, उस यात्रा का वृत्तांत अपने शब्दों में लिखना है। अगर सच में आप अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ कोई पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए गए हैं तो अपना रियल लाइफ अनुभव आप लिख सकते हैं, और नहीं भी गए हैं तो आप कल्पना करके लिख सकते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ आप पढ़ते हैं, वहाँ पर मधु कांकरिया अपना पूरा यात्रा वृत्तांत हमारे साथ साझा करती है। तो ये इस तरीके से आपने दोनों में से एक प्रश्न को हल करना है। तो ये आपका अभ्यास प्रश्न पत्र था। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, साथ में आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी, रूपरेखा स्पष्ट हो गई होगी कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से पेपर आता है। आपकी परीक्षाओं के लिए और आपकी भविष्य की योजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।